हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी एकेटी। आज हम लेक्चर नंबर 16 देखने जा रहे हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स? ओके, सो नॉर्मली जब हम देखो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आरडीपी में जो रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे हैं, वेट अ मिनट, हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे हैं। तो रिलेशनल मॉडल में इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है मेरे कल पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब है क्या, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब क्या। तो नॉर्मली जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट क्या करते हैं, कांस्टेंट हमें हेल्प करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमें ये एश्योरिटी देते हैं कि जो भी चेंजेस होगा, जो भी मॉडिफिकेशन हमारे डेटाबेस में होगा, वो एक एथोराइज्ड यूजर ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट एक रूल जैसा होता है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर लाइक रूल। कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमारे डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। और फिर सी बात है, हम कुछ एंटर कर रहे हैं, हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये सारा एक रूल होता है। उस रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, देन वो सारी चीजें क्या हो जाती है हमारे लिए, कांस्टेंट बनती है। तो बेसिकली कांस्टेंट मेक श्योर ओनली जो एथोराइज्ड यूजर है वो ही हमारे डेटाबेस क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रिटी कांस्टेंट का, इससे क्या, इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा जो भी डेटाबेस है वो क्या है, फुल सिक्योर है। उसमें जो भी डेटा है अपडेट की गई, जो भी डिलीट किया गया, जो भी मॉडिफिकेशन किया है, सब करेक्ट है। ओके, लेट्स सी। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात, अब इंटीग्रिटी कांस्टेंट तो कैसे ऑफर होती है, अगर मैं आपको कुछ बताऊं। बेसिकली इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, इनकरेक्ट डेटा हम फिल ना करते, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे डेटाबेस में, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट को फॉलो करते हैं। तो अब इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई स्टूडेंट है, वो एडमिशन ले रहा है, ठीक है, बट वो एडमिशन ले रहा है उस ब्रांच में जो ब्रांच कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब एक डेटाबेस क्रिएट है स्टूडेंट एडमिशन का, पर्टिकुलर बच्चे ने एडमिशन लिया, बट वो ब्रांच का एडमिशन लिया जो ब्रांच कॉलेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल MTRX जो कि होता है मैकाट्रॉनिक ब्रांच, ABCD कॉलेज कोई ABC कॉलेज है, उस ABC कॉलेज में मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच है ही नहीं। बट जब हमने उस एडमिशन का पूरा डेटाबेस चेक किया तो क्या मिला हमें कि कोई स्टूडेंट है XYZ नाम का, जिसने MTRX ब्रांच में क्या किया है, एडमिशन लिया, जबकि वैसी ब्रांच कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये इनकरेक्ट डेटा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अगर हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, गलती हमारे से हो सकती है। मैं बता रही हूँ कैसे कैसे गलतियां होती है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखा। सेकंड, हम लोग ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है, उसे वो डिपार्टमेंट असाइन किया गया है जो डिपार्टमेंट पर्टिकुलर उस कंपनी में है ही नहीं। ऐसा डेटाबेस में ऐसा हमने फिल किया है कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज है वो डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया जो है ही नहीं। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं, ये सब क्या है, इनकरेक्ट डेटा का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिस्टम फेल हो जाने की वजह से भी इनकन्सिस्टेंसी आती है। सो हमारे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, ये दो चीज हमारे डेटाबेस में मेंटेन रहे, इसलिए हम क्या फॉलो करते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं ये समझ में आया। अब देखते हैं कैसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट, आपके दिमाग में ये चार टाइप आने चाहिए। चार तरह के हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सबसे पहला है डोमेन कांस्टेंट, फिर एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, की कांस्टेंट्स एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। चार तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। आपको याद रखना है कि क्यों यूज करते हैं, बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, हमारा जो डेटाबेस है उसमें एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इसलिए हम ये सारे कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि एग्जैक्ट इनका यूज है, इनका वर्क क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट की, ओके, नॉर्मली जब हम बात करेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट की, so these are defined as a definition of valid set of value for an attribute. Data type of domain includes string, cat, integer, date, currency, etc.
सो द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन कंपैरेबल डोमेन। अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी हम बात करते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट की, हम एट्रीब्यूट्स में ज़्यादा रिलेट करते हैं, चीज़ों को एट्रीब्यूट्स में ज़्यादा रिलेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। मैं आपको देखो, अभी आपको देखो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो डोमेन मतलब क्या होता है कि मेरा कोई भी एक डेटाबेस है, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो भी एट्रीब्यूट होंगे तो उन एट्रीब्यूट का डेटा टाइप्स क्या है, पर्टिकुलर वो जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके डेटा टाइप्स क्या है, क्या होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा डोमेन कंसर्न। पर्टिकुलर डेटा टाइप का क्या डोमेन है, वेदर वो स्ट्रिंग है, वेदर वो इंट है, वेदर वो फ्लोट है, कौन डिसाइड करता है, डोमेन कंसर्न। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जल्दी से, तो लेट्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम, एक टेबल बनाया है हमने, ओके। लेट्स से कुछ हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। हम सबको पता है कि एट्रीब्यूट एज अ कॉलम रिएक्ट करता है। समझो हमने एट्रीब्यूट्स लिखा, लेट्स से एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट की आईडी, एसटी आईडी, फिर नेम भी हो सकता है एट्रीब्यूट, कौन से सेमेस्टर में, सेम भी हो सकता है और एज भी हो सकता है। अब लेट्स से, तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली हमने ये सारे एट्रीब्यूट लिखा है, तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, फिल करेंगे, आपको पता है स्टूडेंट आईडी क्या हो सकती है, मे बी वो एक इंटीजर हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। नेम क्या होगा, हमारा कैर होगा, ऑफ कोर्स नेम का डेटा टाइप क्या होगा, कैर, इसमें हम सिर्फ कैर वैल्यू फिल कर सकते हैं। वैसे सेमेस्टर भी हमारा इंटू का, और एज भी क्या होता है हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारे एट्रीब्यूट्स है, पर्टिकुलर जो भी डोमेन है उसका डेटा टाइप का डोमेन क्या होगा, ये डोमेन कंस्ट्रेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, आप एज पे ना, पर्टिकुलर एज पे आप चेक कांस्टेंट अगर आपने अप्लाई किया, चेक भी कांस्टेंट है, आपने चेक कांस्टेंट अप्लाई किया, तो आप क्या बोल रहे हो, आपको चेक करना है कि एज क्या होना चाहिए हमेशा, एज मस्ट बी इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि कोई एज -5 नहीं लिख सकता, कौन सी इंटीजर नहीं है। अगर -5 किया तो ये क्या, ये हमारे जो डोमेन कांस्टेंट का जो रूल है उसको वायलेशन करेगा, उसका वायलेशन होगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हाँ, हम ये पुट नहीं कर सकते। इनफ, अगर हम देखें तो हमें वैल्यू तो पुट करनी है, बट कोई भी इनवैलिड वैल्यू ना पुट करे, कोई भी अलग वैल्यू ना पुट करें, इसलिए हम क्या करते हैं, डोमेन कांस्टेंट का यूज करते हैं। सो बेसिकली डोमेन कांस्टेंट हम की यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए वेदर जो वैल्यू इंसर्ट की गई है डेटाबेस में वो करेक्ट है या नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एज मैंने बोला है कि वो इंटीजर डेटा टाइप का हुआ, अगर मैंने इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू पुट की तो वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे एरर देगा और मैं वो कर नहीं पाऊंगा। इससे क्या हुआ मेरा, इससे मैं चेक कर पाई कि वेदर जो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होगी वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं नेम में भी, अगर समझो नेम में भी अगर मैंने किसी ने बोला नेम लिखना है, नेम से इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम, अगर मैं आपको इसमें बोलती हूँ कि मेरे पास एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर और एक एट्रीब्यूट है नेम, तो नेम में अगर मैंने बोला कि भाई नेम कैरेक्टर होना चाहिए, बट आपने समझो 1 2 3 नेम लिख दिया, तो क्या ये रॉन्ग होगा, ये हमारा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो डोमेन कॉन्स्टेंट यहाँ पे बहुत यूजफुल, और भाई नेम है तो स्ट्रिंग ही आप कैरेक्टर ही डालोगे। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया? वैसे जब हम बात फ़ोन नंबर की करें, आप बोलोगे कि मैम जो फ़ोन नंबर में हमने बनाया तो फ़ोन नंबर इंटीजर है, बट लोग कुछ भी 1 2 3 7 8 9 ऐसा वैल्यू पुट करके जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि फ़ोन नंबर क्या होता है, फ़ोन नंबर में हमेशा 10 डिजिट कंपलसरी होने ही चाहिए। तो हम चेक क्वेश्चन डाल सकते हैं ना, चेक डाल के बोल सकते हैं कि फ़ोन नंबर हमेशा इक्वल टू 10 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आगे से कोई कम नंबर वैल्यू एंटर कर रहा है, ऐसे ज़्यादा वैल्यू फिल कर रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो डोमेन कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, डोमेन कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि वेदर जो वैल्यू आप लोग, वेदर जो वैल्यू आप लोग फिल कर रहे हो वो सही है या नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट? सो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट states that primary key can never contain null value because primary key is used to define individual rows in relation uniquely. Primary key contain null value
that we cannot identify those who a table can contain a value in it except primary key को. So अगर मैं normally आपको explain करूँ इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है कि हमें अलाउ करता है हमें टेस्ट करें कि वेदर जो मेरा टपल है, जो भी टपल हमने इंसर्ट किया है डेटाबेस में वो करेक्ट या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट. क्या बोला मैंने, एंटिटी इंटीग्रिटी जो कांस्टेंट्स है उनका यूज हम क्यों करते हैं, हम ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि वेदर जो भी टपल पर्टिकुलर जो भी हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस में जो भी टपल इंसर्ट किया है मतलब वो राइट है. ओके, लेट्स से अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट में, तो यहाँ पे चीजें सबसे ज्यादा किस पे टॉक की जाती है, प्राइमरी की. अब प्राइमरी की क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. ये क्या होता है, ये एक ऐसी की होती है यूनिकली आइडेंटिफाइड, ये यूनिक प्लस नॉन नल. यूनिक तो ये होगा नो डाउट, यूनिक के साथ ये कभी नल नहीं हो सकता. तो जो भी एट्रीब्यूट में से दो क्या बोलते हैं हमारे पास तो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी की. तो पूरा जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी की पे डिपेंड करता है. कि क्या हो मतलब इसका है कि पर्टिकुलर जो भी हम टपल अप्लाई करें, जो भी टपल इंसर्ट करें, हमें ये चेक करना है कि वो यूनिक भी हो और वो नल ना हो. हम नल नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमें उसमें पुट करनी है और वो यूनिक भी होना चाहिए. ये भी कंडीशन है साथ में. ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है. अब जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स से हमने एक एग्जांपल दिया. ओके, तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ये हमने ड्रॉ किया, नथिंग एल्स. अब हम देखते हैं जैसे हमने ड्रॉ किया क्या चेक करें, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट. तो मैंने क्या बोला, एंटिटी इंटी कांस्टेंट हमको हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा प्राइमरी की ही कंटेन करेगा. वो प्राइमरी की एक तो यूनिक होना चाहिए और कोई भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करना चाहिए. क्योंकि ताकि हम क्या कर सके, इंडिविजुअल जो हमारे टपल हम इंसर्ट करें, जो भी इंडिविजुअल रोज हम इंसर्ट करें, हम उसको ये ये आइडेंटिफाई कर सकते कि वो यूनिक है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और आपको याद रखना है कि प्राइमरी की का जो भी रो होगा वो कभी नल वैल्यू कंटेन नहीं करना चाहिए. एक्सेप्ट देन प्राइमरी की अगर कोई वैल्यू नल रह गई तो उसमें कोई इशू नहीं है. अब जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है. स्टूडेंट आईडी को समझो, उसको आप नेम समझ लो, फिर आप एज भी समझ लो, फोन नंबर भी समझ लो. लेट टॉक अबाउट स्टूडेंट आईडी. मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है. अगर मैंने बोला कि हाँ ये 101 है, ये 102, और मैंने एक प्राइमरी की लिखा ही है. यहाँ पे समझो एक्स वाई नाम लिख दिया, जेड ए नाम लिख दिया और बी सी नाम लिख दिया. समझो, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है नॉर्मली कि अगर स्टूडेंट आईडी जो कि हमारा यूनिक है, जो प्राइमरी की है, अगर उसमें कोई भी वैल्यू मैंने एक भी कॉलम अगर एक भी रो हमने मिस कर दिया तो क्या होगा, होना चाहिए, ये हमें एरर बताएगा. दैट्स व्हाई एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का हम यूज करते हैं कि जो भी टपल हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी टपल इंसर्ट करें वो क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी की होना चाहिए, यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और इसके पास यूनिक वैल्यू के साथ साथ वो नल भी नहीं होना चाहिए. ओके, अगर यहाँ पे नल नहीं होता तो ये हमारा राइट होता. ठीक है, आगे बढ़े. ना हम देखेंगे की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है. तो जब हम बात करेंगे की कॉन्स्टेंट की, तो कीज आर द एंटिटी सेट दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विदिन द एंटिटी सेट यूनिकली. An entity set can contain multiple key, but out of them, अच्छा नॉर्मली अगर हम बात करें तो की कॉन्स्टेंट में हम किसके बारे में बात करते हैं, कैंडिडेट की बारे में बात करते हैं. कैंडिडेट की क्या है, कैसे है, पूरा कैंडिडेट की के ऊपर ही ध्यान देता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था की कॉन्स्टेंट मतलब क्या, कि की कॉन्स्टेंट को हम यूज करते हैं कि हमारे जितने भी एंटिटीज सेट हैं वो क्या होने चाहिए, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए. यूनिकनेस, हमारे जो टपल्स है उसमें क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो हमको तो पता है कैंडिडेट की क्या होता है, ये कलेक्शन होता है यूनिक सेट का. जितने भी हमारे यूनिक सेट्स हैं वो उनकी क्या होंगी, नॉर्मल क्या होगा हमारा की
कैंडिडेट के भी सारे यूनिकनेस होते हैं। तो की कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं? की कांस्टेंट हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए, या आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर एक एंटिटी जो भी हमारा है वो क्या होना चाहिए, यूनिकली सेट होना चाहिए। आपको याद रखना है कि एंटिटी सेट के पास एक से ज्यादा यूनिकनेस वाले की हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूनिक की हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है, आपको याद रखना है। जो प्राइमरी की होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं और वो कभी भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करते। नॉर्मली की कांस्टेंट पूरा कैंडिडेट की के ऊपर ही है, जिसमें हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं नॉर्मली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब अगर हम देखें तो इसमें बात की गई है फॉरेन की, किसकी बात की गई है, फॉरेन की। So referential integrity constant क्या होता है? It can be specified between two tables. In case of referential integrity constant, if a foreign key in table 1 refer to primary key of table 2, then every value of foreign key in table 1 must be null or available in table 2. ठीक है, अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, आप जब फॉरेन की पढ़ रहे थे, जब आप मैंने आपको फॉरेन की पढ़ाया था तब मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल वर्ड का मतलब समझाया था। सो नॉर्मली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो भी हमारा वैल्यू एक टेबल में दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? इन केस ऑफ जो भी टेबल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट दिखा रहा है, मतलब कि अगर जब मुझे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में बात करना तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी मेरा फॉरेन की है फर्स्ट टेबल में मेरा वो टेबल 1 है, टेबल 1 और टेबल 2 दो मेरे पास टेबल है। तो आप समझो कि समझो ये क्या है, लेट्स से ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि टेबल 1 क्या कंटेन कर रहा है, फॉरेन की, और टेबल 2 क्या कंटेन कर रहा है, प्राइमरी की। ठीक है, तो देन एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल और अवेलेबल इन टेबल 2। तो क्या होता है, अगर मैंने बोला कि टेबल 1 क्या कर रहा है, टेबल 1 फॉरेन की, तो हर एक वैल्यू जो फॉरेन की में है वो क्या होना चाहिए, टेबल 2 में भी होना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात हम अगर एक्सप्लेन करें, टेबल 1 एंड टेबल 2 बेसिकली एफिशिएंसी के कॉन्स्टेंट दो टेबल में देखते हैं, बट फर्स्ट टेबल अगर प्राइमरी जो हमारा फॉरेन की है वो कंटेन कर रहा है, तो सेकंड टेबल क्या कंटेन करेगा, सेकंड टेबल हमारा कंटेन करने वाला है प्राइमरी की। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। समझो हमारे पास ना एक टेबल है, एक टेबल हमारे पास एम्प्लॉय, एक मिनट से कट करते हैं। लेट्स से एक टेबल हमारे पास किसका है, ओके, जैसे ड्रॉ करते हैं, एट्रीब्यूट हम एक दो तीन ही रखते हैं, यहाँ पे दो ही रखेंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको इस दो टेबल बनाया है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। समझो इस टेबल का नाम एम्प्लॉय, एक मिनट, ओके, लेट्स से एक टेबल हमारा क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, और एक हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल है। एक स्टूडेंट ही रखते हैं, एक हमारा एम्प्लॉय है, और बेसिकली एक टेबल हम रखते हैं डिपार्टमेंट। क्या रखा, तो लिंक भी करना चाहिए ना, वरना कैसे लिंक कर पाएंगे। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल हमने रखा है। अब लेट्स से एम्प्लॉय वाले टेबल में ना एक तो ईआईडी करके मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट है, एक हमारा एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, लेट्स से हमारे पास ईआईडी है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एंड हमारा डीआईडी, डिपार्टमेंट आईडी। जैसे डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट में हमारे पास डीआईडी है और क्या है, डिपार्टमेंट नेम है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो नॉर्मली रेफरेंशियल कांस्टेंट में क्या होता है, हम इससे पूरा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम ये ध्यान देते थे, ऑब्वियस सी बात है, दो टेबल है, अब दो टेबल में कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है। ओके, कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी चीज करोगे
अगर दो टेबल के बीच में कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, कुछ तो लिंक्ड होना चाहिए ना। इसमें तो हमने की पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट, की हमें एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली, की हमें एक्सप्लेन करता है कि क्या कनेक्शन है। वैसे हम जब हम रेफरेंशियल कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, सॉरी, रेफरेंशियल कांस्टेंट की बात करते हैं, हम फॉरेन की बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रेफरेंशियल कांस्टेंट दो टेबल में होगा। समझिए मेरा डिपार्टमेंट है टेबल वन और एम्प्लॉय टेबल टू। अब जो डिपार्टमेंट में डीआईडी है ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी की है, तो आपको याद रखना है। और जो एम्प्लॉय में डीआईडी वो क्या है, एम्प्लॉय में जो डीआईडी है वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी किसका पेरेंट, ये किसका है। नॉर्मली हम डीआईडी से पूछेंगे तो डीआईडी क्या है, डीआईडी डिपार्टमेंट में प्राइमरी की है बट एम्प्लॉय में फॉरेन की, क्योंकि उसने वहां से उसको लिया है। सो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, to table 1 refer to primary key of table 2, then every value of foreign key in table 1 must be null or available in table 2। ठीक है। सो नॉर्मली हमने क्या बोला कि फॉरेन की मतलब क्या होता है, रेफरेंशियल कांस्टेंट में क्या चेक करता है कि फॉरेन की कैसे एक्ट कर रहा है। फॉरेन की मतलब क्या, जो ऑलरेडी एक टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, तो दूसरे टेबल में कैसे एक्ट कर रहा है, वो दूसरे टेबल में हमारे पास फॉरेन की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम चेक करते हैं रेफरेंशियल कांस्टेंट में, हम क्या चेक करते हैं कि आपके इस टेबल में वो सारे वैल्यू होनी चाहिए जो मेरे डिपार्टमेंट वाले डीआईडी में होगा। मतलब जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अब डीआईडी समझो उसका 1 2 3 है, नेम समझो हमने राम रख दिया, हमने श्याम रख दिया, और लास्ट में हम रख देते हैं, समझो हमने नाम रख दिया पूजा। ठीक है। अब इसमें डीआईडी हमने लिखा 101 102 एंड 103। डिपार्टमेंट हम सीएससी डिपार्टमेंट लिख देते, एमई में एमई डिपार्टमेंट और बीई डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट रखा है। आपको पता है कि डिपार्टमेंट कैसे एक्ट कर रहा है एज अ पेरेंट और एम्प्लॉय कैसे एक्ट कर रहा है एज अ चाइल्ड। ठीक है। तो ये पेरेंट टेबल इस पेरेंट जैसे एक्ट कर रहा है और चाइल्ड एक्ट कर रहा है, तो आपको याद रखना रेफरेंशियल कांस्टेंट में क्या होता है। लेट मी इसको वापस लिख देती हूँ। ये आपका चाइल्ड और ये आपका पेरेंट टेबल है। आपको याद रखना है कि रेफरेंशियल कांस्टेंट क्या करता है, तो ये इस बात का ध्यान देगा कि आपके जो प्राइमरी की है, जो आपने फॉरेन की जैसे एक्ट करवा रहे हो, जो आपने फॉरेन की अंडरस्टैंड किया, जब आप वो फॉरेन की फील करोगे, आपको हमेशा एक बात ध्यान देना है, जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो ऑलरेडी पेरेंट की वाले उस एट्रीब्यूट में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप वही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके प्राइमरी की में एग्जिस्ट है पहले से। अगर आप कुछ नया एग्जिस्ट करोगे तो क्या होगा, अगर कोई नया आप ऐसी वैल्यू फिल करना चाहोगे जो हमारे पेरेंट की में भी नहीं है, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन में जो हमारा चाइल्ड है उसमें हम वही एट्रीब्यूट्स डालेंगे जो ऑलरेडी हमने पेरेंट में डिफाइन करके रखा है, अदरवाइज हम उसको नल रखेंगे। अगर हम जो हमें वो डिफाइन नहीं करना जो ऑलरेडी पेरेंट ने डिफाइन किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको नल रखेंगे या फिर खुद से करेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, 101 102 103। आई होप आपको सारे कॉन्स्टेंट समझ में आए। क्यों यूज करते हैं, चेक करने के लिए बेहतर है कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पा रही है, एक्यूरेसी मेंटेन हो पा रही है या नहीं। ओके। सो आज के लिए इतने ही करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको, अगर आपको वीडियो थोड़ा हार्ड लगे तो आप एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।